एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको करवाऊंगी एनसीईआरटी का साइंस का क्लास 8 का चैप्टर। आप देखिए इसमें एक खास क्यों है। होता क्या है बच्चों के साथ, एग्जाम में पढ़ के तो जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तब वहाँ अटक जाते हैं, मतलब वहाँ पे फंस जाते हैं क्वेश्चन में। ये ऐसा होता क्यों है? इसका मेन रीजन ये है कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते टाइम ये नहीं पता होता है बच्चों को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, किस तरीके से पूछ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आज आज की क्लास में मैं आपको यही ये जो चैप्टर है इसमें यही दिखाऊंगी कि कौन सा फैक्ट आपके लिए ज़रूरी है, किस फैक्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी बेहतर होगी। देखिए, इसमें सबसे पहले कह रहा है कि जो खेतों में कुछ औजार यूज होते हैं उसका नाम देख लीजिए। खुरपी, दरांती, बेलचा, हल। इसको नाम याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ देखिए क्या होता है ना कि ऑप्शन रहता है खेतों में कौन कौन से चीज़ें यूज होती हैं। खुरपी, दरांती, बेलचा, हल अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में से जो भी है तो आप कैसे कैंसिल करेंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए, मतलब इन चारों को। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं, ठीक है। अब ये जो है लाइन मैंने अंडरलाइन करवाया, ये क्यों करवाया, ये जो है ये कथन में पूछा जाता है, ठीक है। अभी रिसेंटली में जो केवीएस ने अपनी ईवीएस में पूछा था, ईवीएस वाले पेपर में पूछा था, वो यही पूछा था, कथन दे करके पूछा था। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और अब इसमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं। तो कहाँ कहाँ करते हैं, सजीव जो होते हैं इंसान या फिर जानवर, जो लोग भोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहाँ कहाँ करते हैं, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन के संपादन में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसी पेज का नेक्स्ट आप देखते हैं कि एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। अब क्यों, इसमें क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि एक ही किस्म के हों और किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हों तो ही उसे फसल कहते हैं, ठीक। ये ध्यान में रखना है। ये क्यों ध्यान में रखना है, ऑप्शन में आता है ना कि इसको फसल कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं, इस तरह से करके। तो अगर आप जानते होंगे कि फसल किसे कहते हैं तो आप टिक लगा देंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन नेक्स्ट पेज पे। जो फसल होता है इसको दो वर्गों में बांटा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 वर्गों में नहीं होता है, 3 वर्गों में होता है। इसमें खरीफ और रबी की फसल दी गई है इस चैप्टर में, लेकिन आपको एक और फसल होती है जायद की फसल, वो भी याद रखना होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि खरीफ की फसल वे फसल होती है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। तो इसकी फसल का नाम आप देख लीजिए, क्योंकि नाम पूछते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सब खरीफ की फसल, मतलब जून में बोए जाता है और सितंबर तक काटा जाता है। तो जून से सितंबर इसका टाइम स्पैन हो गया, किसका, खरीफ की फसल का। अब रबी की फसल देख लेते हैं। रबी की फसल जो है बोई जाती है अक्टूबर में और मार्च तक काट ली जाती है। रबी की फसल यानी कि शीत ऋतु की फसल, मतलब कि ठंडी की फसल। तो अब इसमें क्या है, गेहूं, चना, मटर। देखिए एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल पूछते हैं। सरसों, अलसी, तो ये सब क्या है, ये सब रबी की फसल है। और मैंने एक और बताया था ना आपको, जायद की फसल। जायद की फसल देखिए, रबी हो गया, खरीफ हो गया, अब जायद भी होता है एक। ये रबी के बाद, रबी जो ये मार्च में कंप्लीट होता है, तो रबी के बाद जायद की फसल बोई जाती है। जायद की फसल में क्या होता है, खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, खरबूजा, तो तरबूज, ये सब जो है जायद की फसल होती है। जायद की फसल अब यही मार्च के बाद अप्रैल से मान लीजिए, ठीक है। तो अप्रैल से जून, वही मतलब जब हमें पानी की कमी होती है तो ये जायद की फसल हमें इन तरह के फलों में पानी मतलब देती है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिए। अब अगला पॉइंट है आधारित फसल पद्धतियाँ। अब देखिए कौन कौन सी फसल की पद्धतियाँ होती हैं यहाँ पे।
तो इस पद्धति को एक लाइन से आप तैयार करिएगा। जो फसल तैयार करने की पद्धति है, इसको एक लाइन से तैयार करिएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बोलता है ना कि सबसे पहले कौन-सा होता है, सबसे पहले कौन-सा होता है। अब देखिए यही अगर जिनको नहीं पता होता, वो बस एक बार देखे अरे, अरे ये तो बहुत आसान है, तो हाँ, हाँ चलो याद रखते हैं। अब जो बच्चे खेती से जुड़े होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो जो मतलब शहरों में रहते हैं अक्सर मतलब नहीं जान पाते हैं भाई उनका। तो अब इसमें सबसे पहले नंबर पे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर बुआई की जाती है, खाद फिर उर्वरक डाला जाता है। खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है ये मैं आगे बताऊँगी, क्योंकि खाद और उर्वरक में अंतर भी पूछते हैं। सिंचाई भी होती है, कितने तरह की सिंचाई होती है ये भी पूछा जाता है। खरपतवार कौन-सा पड़ता है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ठीक? ये एक लाइन से हो गया। अब मिट्टी तैयार करना है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। मिट्टी तैयार करने का मतलब होता है मिट्टी को अलटना-पलटना, उसमें पोला बनाना, ना? मिट्टी को अलटना-पलटना और पोला बनाना, इससे क्या होता है मिट्टी में ना नमी रहती है। मिट्टी में नमी रहती है तो मिट्टी की में वायु भी अच्छी जाती है और मिट्टी में जो खनिज रहता है वो भी अच्छे से मिक्स हुआ रहता है। पोला बनाने से मतलब खुरपी होती है ना, खुरपी उसी से अच्छे से बनाया जाता है। देखिए मिट्टी को उलटना-पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला काम मिट्टी तैयार करना, ठीक? अब मिट्टी को उलटने-पलटने और पोला करने को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जुताई का डेफिनेशन पूछ सकता है कि जुताई किसको कहते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कृषि के औजार। कृषि के औजार में है हल, कुदाली, कल्टीवेटर, ये सब कृषि के औजार हैं। अब कृषि के औजार में हम आगे आ जाते हैं। हल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी तथा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती जिस होती है जिसे फाल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पत्ती जिसे फाल कहते हैं और ये यहाँ से पकड़ा जाता है, इसे हल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है? अब ये बैल इसको जोत रहे हैं हल से। कुदाली भी, अब यहाँ पे क्यों मैं इस तरह से बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या है ना ये कृषि औजार है। कृषि औजार पूछ सकता है ना ये कृषि औजार है कि नहीं है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। तो ये हल क्या करता है, हल जोतने के काम आता है, ठीक है? कुदाली कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने के काम आता है और मिट्टी को पोला बनाने के काम आता है। इसमें लकड़ी और लोहे की छड़ होती है जिसके सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। ये देखिए यहाँ पे ये है कुदाली। तो किन किन लोगों ने कुदाली चलाया है? मैंने तो चलाया है, मैं तो अभी भी कभी कभी चला लेती हूँ, ठीक है? ये है कल्टीवेटर। आजकल जुताई जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है कल्टीवेटर से की जाती है। ये कल्टीवेटर जो पीछे लगा हुआ है उसके, इसे बोलते हैं कल्टीवेटर। इससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। अब खेत जोत लिए, अब खेत में बोने की पारी आई ना, खेत में बोने की पारी आई। बुआई फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और बीजों को क्या किया जाता है, भिगोया जाता है। तो जो हल्के बीज होते हैं बेकार होते हैं वो ऊपर उठ के बेकार फेंक दिया जाता है उसको, और जो भारी बीज होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको उससे बोया जाता है, ठीक? तो इस इतने में यही कहानी कही गई है। अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे परंपरागत औजार। तो अब परंपरागत औजार क्या होते हैं? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? कीप के आकार का होता है। ये देखिए ये कीप के आकार का होता है और ऐसे नीचे जाता है इसका डंडी। इसमें 2-3 नुकीले सिर वाले पाइप लगे होते हैं, यहाँ पे सिर वाले ऐसे पाइप लगे होते हैं। उससे क्या करता है, उससे बीज जो है सीधे जमीन के अंदर भेद करके स्थापित होता है इस तरह की कीप से, ठीक? तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये चैप्टर मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। नहीं तो पढ़ना तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या चीज़ ध्यान देनी है ये मैं बता रही हूँ, ठीक है? अब सीड ड्रिल, सीड ड्रिल देखिए एक चीज़ है, ये जो सीड ड्रिल है अब कहेगा कि सीड ड्रिल जो है जुताई का काम करता है,
देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना दे रही हूँ आपका, इसी तरीके से पूछता है कि सीड ड्रिल जुताई का काम करता है, या फिर जुताई में कौन कौन से औजार काम करते हैं। तो आपको पता होगा तो बताएंगे, आप तो बस ऐसे पढ़ लेते हैं, मतलब कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता इंपॉर्टेंस, तो इस तरह से पढ़ लेते हैं, तो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ सिखा रही हूँ कि किस तरीके से, किस नज़रिए से देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीड ड्रिल क्या होती है, ये सीड ड्रिल है का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने में श्रम और समय दोनों की ही बचत होती है। ठीक, अब चलिए इसमें आगे हम बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उसे खाद और उर्वरक कहते हैं। तो यहाँ डिफिनीशन पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, डिफिनीशन भी आती है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम आपको बताएंगे। फसल के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। खाद क्या होता है, खाद एक जैविक, जो सड़ गल के बनता है, ठीक है, जैविक चीज़ें, सब्जियों का छिलका ले लीजिए, इन सब चीज़ों से बनता है, जंतु के अपशिष्ट से बनता है, इसे बोलते हैं खाद। ठीक है, जो जैविक चीज़ों से बनता है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन के कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और अपघटित जो पदार्थ है ये खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसे ही बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करना। तो अब इससे देखिए यहाँ पे जो ये वर्मी कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग यही पूरी प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को ऑप्शन में दे देंगे और क्वेश्चन में वर्मी कंपोस्टिंग पूछ लेंगे। तो जब आप इसको ध्यान से देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगा इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे उर्वरक की बात आ गई। अभी तक हम खाद को देख रहे थे ना, अब हम उर्वरक को देखेंगे। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इसमें अलग तरह के पोषक होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न होते हैं, क्योंकि ये जो उर्वरक होते हैं इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। अब यहाँ पे ये जो उर्वरक के नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। कैसे, एनपीके, एनपीके याद रखिए, एनपीके तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, यूरिया, अमोनियम। तो ये है उर्वरक के उदाहरण। ठीक, अब इसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें जो आपके लिए ज़रूरी होगा सिर्फ और सिर्फ वही आपको बताएंगे। खाद का उपयोग से मिट्टी का जो गठन होता है, जल अवशोषित करने की क्षमता भी बढ़ती है और इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। ठीक, मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। अब यहाँ पे फसल चक्रण क्या होता है ये ज़रूरी हो जाता है। फसल चक्रण होता है एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल उगाना। कैसे, इस बार गेहूं उगाया, अगले वर्ष कुछ और उस जगह उगा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो चक्रण होता है वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो मेंटेन रहती है और नाइट्रोजन जो रहता है वो मेंटेन रहता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं ये वाले इस वाले पार्ट में, इसमें है राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पाया जाता है, ये मुख्यतः दालों की जड़ों में पाया जाता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है और इससे क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये इतना जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अब मैं जो जो आपको बताते जा रही हूँ ना, इसको आप एक कॉपी पेन लीजिएगा, नोट करते जाइएगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है ना तो आप नोट करते जाइए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया उर्वरक, खाद। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद क्या होता है,
खाद एक प्राकृतिक होता है जिसको जो गोबर, पौधों या फिर इसी तरह के अवशिष्ट पदार्थों से विघटित होकर के बनता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये तो हम देख चुके हैं। खाद खेतों में बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा जा सकता है उर्वरक से मिट्टी को क्या प्राप्त होता है, ह्यूमस प्राप्त होता है कि नहीं होता है, इस तरह से। अब खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होता है। इसमें एनपीके ये क्या है, ये एक उर्वरक है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कौन सा उर्वरक है, तो एनपीके अगर लिखा है तो समझ जाइए उर्वरक है, ठीक। खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, इसके तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, मतलब किसके, उर्वरक के तुलना के रूप में कम होते हैं लेकिन नुकसानदायक नहीं होते, ठीक है। अब खाद के लाभ देख लीजिए कि खाद के लाभ क्या क्या होते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। मतलब कि मिट्टी में जो वाटर लेवल होता है वो अच्छा मेंटेन रहता है। इससे मिट्टी जो होती है ना कड़ी नहीं होती है, भुरभुरी रहती है और सरंध्र रहती है। मतलब मिट्टी में जो पोर्स बने रहते हैं, मिट्टी में पोर्स छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं, जिसके कारण जो क्या होता है ना मिट्टी में अच्छे से गैस का मिलना हो जाता है, उसमें अच्छे से गैस घुल मिल जाती है, वायुमंडलीय गैस। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, केंचुए वगैरह बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है कि केंचुए वगैरह वैसे भी मिट्टी खाते हैं और अच्छा बना देते हैं उस मिट्टी को। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी की जो रहती है उर्वरकता मिट्टी और अच्छी मानी जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सिंचाई पे, ठीक है। सिंचाई देख लेते हैं, सिंचाई क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए जीवित रहने के लिए हर इंसान को क्या चाहिए, जल चाहिए होता है। पौधों में 90% क्या होता है, जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण होता है ना। देखिए सिर्फ पढ़ना वही है जो आना है, ज़्यादा नहीं फालतू में दिमाग लगाना है। अब जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले और एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो सिंचाई होती है ना, सिंचाई से क्या होता है कि पौधे को जल मिलता है। अब जब जल मिलता है तो पौधे का पाले पाले मतलब जो ठंडी पड़ती है ना उससे रक्षा होती है और गर्म हवा से रक्षा होती है। और इस जल से क्या होता है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी की आवश्यकता बनाए रखना ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं सिंचाई क्या क्या कहलाता है। तो निश्चित अंतराल पर, ठीक है, निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी और ऋतु में भिन्न होती हैं, अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में मतलब दे सकता है ना, तो इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि इससे क्या होता है, जल वाष्पन होता है। जल वाष्पन का मतलब होता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन होता है पौधों में, मतलब जल पत्तियों से निकलने लगता है। अब यहाँ पे देख लीजिए सिंचाई के जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, ये सब क्या है, भारत में सिंचाई के स्रोत हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। हाँ, अब मज़ा आ गई, अब इम्पोर्टेंट आ गया और ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ गया। क्या आ गया इम्पोर्टेंट, ये देखिए यहाँ पे आ गया इम्पोर्टेंट, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। अब जो है सिंचाई के कुछ तरीके दे देंगे, आपको पूछ ले लेंगे पारंपरिक हैं कि आधुनिक तरीके हैं, तो आपको बताना पड़ेगा सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला पारंपरिक तरीका है मोट, जो कि घिरनी से चलता है, तो ये है मोट मोट तरीका। तो मोट है और चेन, दूसरा चेन पंप, यहाँ पे चेन पंप है, ये चेन पंप और ढेकली, ठीक है, और ये चौथा रहट। तो पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है कि कौन सा तरीका पारंपरिक है, कौन सा तरीका पारंपरिक नहीं है। तो चेन पंप, ढेकली, रहट और मोट, ये जो है आपका पारंपरिक सिंचाई के तरीके हैं। इसको देख लीजिए, चित्र से ही समझ में आ रहा होगा। अब सिंचाई के आधुनिक तरीकों देख लीजिए। आधुनिक तरीके, हाँ, यहाँ पे मैंने पूछा था ना कौन सा मैंने बताया था ना कि कौन सा आधुनिक होगा, कौन सा आधुनिक नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है
तो इसमें आधुनिक कौन सा है, स्प्रिंकल मेथड, जो छिड़काव मेथड होता है ना, एक पाइप है फिर ऐसे लगी है और ये पाइप के जो मुहाने पे ना पानी आता है और ये पानी ऐसे चारों तरफ खेत में घूमता है, तो उससे क्या होता है, ये छिड़काव मेथड होता है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि इससे पानी की बचत होती है। ठीक। अब ये ड्रिप सिस्टम भी आधुनिक सिस्टम है। ये पौधों की जड़ों के पास जा कर के थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे देता रहता है एकदम। तो जहाँ पे पानी की कमी होती है ना, वहाँ पे ये ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छा है, इससे बिल्कुल भी पानी व्यर्थ नहीं होता। अब यहाँ पे खरपतवार आ जाते हैं। खरपतवार में क्या है कि खरपतवार के देखिए, खेतों में कई जो अनवांछित पौधे होते हैं उन्हें ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को ही निराई कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, निराई किसे कहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है कि खरपतवार हटाने को ही निराई कहते हैं। अब खरपतवार अगर हो जाए तब क्या होता है, खरपतवार अगर ज़्यादा हो जाए तो जल पोषक जगह प्रकाश की स्पर्धा होने लगती है ना, फसल अच्छे से नहीं उगेगी। तो खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं और मनुष्य और पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे चलिए एक चीज़ और देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय कब होता है, उसमें पुष्पण और बीजन बनने से पहले का होता है। खरपतवार में पुष्प और बीज लगे उससे पहले ही आप खरपतवार को हटा दीजिए, हाथ से चाहे जैसे भी करके, उससे खुरपी से या हैरो से, देखिए यहाँ पे खुरपी और हैरो ध्यान रखिएगा, हटा दीजिए। खरपतवार का नियंत्रण भी किया जाता है खरपतवार नाशी से। खरपतवार नाशी क्या होता है, खरपतवार नाशी है 2,4D, इसको बोलते हैं खरपतवार नाशी, जो कि मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होता है और उसको डालने के पहले मनुष्यों को क्या करना चाहिए, ढक लेना चाहिए अपना मुंह और सब। कटाई, अब कटाई क्या कहते हैं, फसल जो पक जाती है ना, तो उसके बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। तो कटाई के दौरान या तो पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल पर के पास से काट लेते हैं। तो अब यहाँ पे चलिए दूसरा देखते हैं, जो कटाई का डिफिनीशन था वो आपने देख लिया। हार्वेस्टर किसे कहते हैं, हार्वेस्टर हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा काटी जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो दरांती होती है ये तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है ना कि दरांती किस लिए यूज होता है। तो दरांती तो फसल काटने के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी जगह हार्वेस्टर भी आजकल आने लगा है। तो हार्वेस्टर मशीन होती है वो भी आने लगा है। अब काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रेशिंग क्या होता है, हार्वेस्टर क्या होता है, दरांती क्या होता है, तो ये सब आपको पता होगा तो ही आप बताएंगे। अब यहाँ पे फटकना क्या होता है, छोटे खेत वाले किसान अनाज को दानों को फटक कर अलग करते हैं। ठीक है, तो इसे फटक कर अलग करने को बोलते हैं विनोइंग। अब जो है फटक, वहाँ पे हिंदी में भी फटक कर नहीं लिखा रहता है। हिंदी में ये भी मत सोचिएगा कि हिंदी में लिखा रहेगा तो जान जाएंगे, नहीं, वहाँ पे विनोइंग लिखा रहता है सीधे सीधे। तो विनोइंग लिखा रहता है तो मतलब जो नहीं देखे होंगे फिर वो क्या, ये है विनोइंग, विनोइंग वाली मशीन। अब नेक्स्ट इसमें आता है भंडारण। इसमें थोड़ा-सा ये देख लीजिए, जो कटाई पर्व होता है, कटाई पर्व कौन-कौन से होते हैं, कि कटाई के बाद कौन-कौन से पर्व मनाए जाते हैं। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या, बिहू। तो मतलब जब जब की ऋतु हो, जब की कटाई हो तब का पर्व है ये। भंडारण करना बहुत ज़रूरी होता है। भंडारण करने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बीज हैं वो पूरी तरह से अच्छे से सूखे हों। ठीक है? अब बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, साइलो या फिर भंडार गृह में किया जाता है। ये देखिए, ये साइलो है, ये साइलो। अब पूछ सकता है ना साइलो किस लिए उपयोग किया जाता है, तब बताएंगे ना, आप अगर जानते रहेंगे तो ही तो बताएंगे। नीम की सूखी पत्तियां भी डाली जाती हैं कि उसमें कीड़े ना लगें, सूक्ष्म जीव ना लगे। आज के चैप्टर में देखा गया है कि फसल उत्पादन के लिए विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। तो बीजों का चयन करना, बुआई करना, उससे पहले हमें बीजों के चयन करने से पहले हम अपना खेत तैयार करते हैं, वो एक चरण होता है। ठीक है, इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म में पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल करने की आवश्यकता होती है। और इस तरह को अगर बड़े पैमाने पे पशुओं को पाला जाता है तो उसे बोलते हैं पशुपालन।
ठीक, अब ये छोटा सा पॉइंट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कौन सा तेल मिलता है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है। क्या मिलता है? कॉड लिवर ऑयल मिलता है। और विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे भी देते हैं, एग्जाम में भी देते हैं। तो मैंने जो आपको बताया है कि रासायनिक उर्वरक कौन कौन सा होता है, तो रासायनिक उर्वरक क्या होता है? यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये क्या है? रासायनिक उपकरण है। और खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल वही होती है जो आपके गर्मी में पैदा होती है। तो गर्मी में क्या होता है? धान और मक्का। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल होती है गेहूँ, चना, मटर। कार्बनिक खाद कौन से होते हैं? कार्बनिक खाद यही पशु अपशिष्ट और गोबर मूत्र पादप अवशेष। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और इस मैं मेरी क्लास करने का यही था कि आपको मैं बता सकूं कि किस वे में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए।